नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज की पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से बटा हुआ फैसला आया है, उसने इस मामले में एक नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ के 2 जजों ने हिजाब के मामले में अलग अलग राय दी है। यह पूरा मामला कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक के हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाया था और सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इस बैन का समर्थन किया है, जबकि दूसरे जज ने इसका विरोध किया है। अब पूरा मामला मुख्य न्यायाधीश को सौंप दिया गया है और अब यह उम्मीद की जा रही है कि इसकी सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी। लेकिन अब जो तमाम उठापटक चल रही है, इस उठापटक के बीच में संविधान के अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 25(1) को लेकर नई बहस छेड़ दी है कि क्या इन दोनों अनुच्छेदों के कारण ही हिजाब पर बैन या उसमें रिलैक्समेंट नहीं दी जा सकती है। तो इसी तमाम बहस पे बात होगी आज की पॉलिटिक्स में और तमाम मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले हम देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये 2 तस्वीर देख रहे हैं। एक तस्वीर कर्नाटक के शिमोगा की 8 फरवरी 2022 की है, जब कुछ बुर्का पहने हुए लड़की कॉलेज के प्रांगण में प्रवेश करती हैं। तभी कुछ लड़के जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। जवाब में लड़की अल्लाहू अकबर का नारा लगाती है। दूसरी तस्वीर मुस्लिम देश ईरान की है, जहां पूरे देश में हिजाब के खिलाफ लड़कियां महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। हिजाब को जलाया जा रहा है। पुलिस इन पर बर्बरता कर रही है। बताया जा रहा है कि हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 100 से ज्यादा लोगों की हत्या की जा चुकी है। दोनों ही जगह हिजाब को लेकर विवाद है। ईरान में जहां हिजाब का विरोध है सरकार के खिलाफ, तो भारत में हिजाब के समर्थन को लेकर कर्नाटक सरकार से विरोध है। कर्नाटक के मामले में हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाया था। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, जहां गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। लेकिन ये फैसला उलझा हुआ था। दोनों जजों ने अपना अलग अलग फैसला सुना दिया। एक जज हिजाब बैन के पक्ष में थे तो दूसरे जज खिलाफ थे, यानी कि अंतिम फैसला कुछ नहीं हो पाया था। फैसले के दौरान जस्टिस धूलिया ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा अहम है, वो बहुत दिक्कतों का सामना कर पढ़ने आती हैं। हाईकोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था, इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखना चाहिए था। मेरी राय अलग है। मैं कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द करता हूं। वहीं बेंच में शामिल दूसरे जस्टिस गुप्ता ने कहा कि मेरे विचार से इन सभी सवालों का जवाब याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जाता है। मैं अपील खारिज कर रहा हूं। क्या छात्रों को अनुच्छेद 19, 21, 25 के तहत कपड़े पहनने का अधिकार मिले? अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए? मैं हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता हूं। मामला अब संविधान पीठ के पास भेजा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसके लिए संविधान पीठ का गठन करेंगे। सुप्रीम मतभेद के बाद अब इस पर फिर से सियासत शुरू हो गई है। AIMIM नेता असीम बकार ने कहा है कि कट्टरपंथी सोच कहती है कि हिजाब पर बैन लगना चाहिए। कट्टरपंथी सोच है जो एक विशेष दल से जुड़े लोगों की है, और वो कट्टरपंथी सोच ये कहती है कि स्कूलों में जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, बैन लगना चाहिए। सपा नेता शफीकुर रहमान वर्क ने कहा है कि हिजाब इस्लामी मामला है। हिजाब पर अगर पाबंदी लगाई जाती है तो इससे समाज को भी नुकसान होगा। अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। इस विवाद पर दारुल उलूम के तर्जुमान मौलाना सुफियान निजामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट और मजहबी हक है। देखिए, हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि हिजाब हमारा
फंडामेंटल राइट और हमारा मजहबी हक है। और यही बात आज जस्टिस धूलिया साहब ने भी अपने फैसले में कही है। और मुझे लगता है कि जस्टिस धूलिया साहब ने जो बातें कही हैं वो ऐन कानून के मुताबिक और संविधान के मुताबिक हैं, और हिजाब के ताल्लुक से यकीनी तौर पर इन बातों को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी कड़ी में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का भी बयान सामने निकल कर आया है। और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं, और जिस तरीके से मामला लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली ज़रूर कंसिडर करेगा। और ये तो रही सियासी बयानबाजियां। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच अब हिजाब मामले की सुनवाई करेगी, और सुनवाई के बाद क्या फैसला आएगा ये देखने वाली बात होगी। तब तक हिजाब के समर्थन और विरोध में सियासी रोटियां सेकी जाएंगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरब अब धीरे धीरे उदारीकरण की तरफ बढ़ रहा है, वहां महिलाओं को धीरे धीरे वो अधिकार दिए जा रहे हैं जो अधिकार देशों में हैं। दूसरी तरफ ईरान में महिलाएं दकिया नूसी प्रथा बताते हुए हिजाब का विरोध कर रही हैं, तो वहीं भारत में कुछ सियासतदान हिजाब को महिला पर थोपना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो जिस तरीके से ये बहस छिड़ा हुआ है और सब तरफ ये बात चल रही है, कुछ लोग पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ विरोध में बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारा धार्मिक, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे धर्म के प्रति, वो हमें दिया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) है वो ऐसी इजाजत देता है। साथ ही जो 25(1) की बात की जा रही है उसमें भी इस तरह की इजाजत दी गई है। लेकिन इस अनुच्छेद को भी समझना पड़ेगा। हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस पर एक राय नहीं हो पा रहे हैं, उससे यही अंदाजा लग रहा है कि वाकई इसमें कोई ऐसा पेच तो है जिसके कारण इसका विरोध भी हो रहा है और इसका समर्थन भी हो रहा है। लेकिन अगर शिक्षण संस्थानों की बात करें तो वहां पर अगर बैन है, आम सार्वजनिक जीवन की बात यहां नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है शिक्षण संस्थानों की। तो जो अनुच्छेद 25(1) कहता है वो भी यही कहता है कि अगर सार्वजनिक कानून कोई लागू है तो उसके ऊपर इस कानून को ना थोपा जाए। यानी कोई धर्म विशेष का कानून है उसको सार्वजनिक कानून के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। तो अगर ये धर्म विशेष में ये अधिकार दिया गया है कि कोई महिला जो मुस्लिम धर्म की है उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो हिजाब पहन सकती हैं, तो उसको, या बुर्का पहन सकती हैं, तो उसको इस तरीके से लेना क्या वाजिब होगा कि जो शिक्षण संस्थान है जहां पर ड्रेस कोड लागू है या फिर फोर्स है वहां भी ड्रेस कोड लागू है, या कई ऐसे संस्थान होते हैं जहां पर ड्रेस कोड लागू होता है, तो क्या इन सभी जगहों पे जहां पर भी ड्रेस कोड लागू है उसके ऊपर शरीयत का कानून ज्यादा ऊपर करना जरूरी है या फिर ऐसा होना चाहिए? यही तमाम जो है ये बहस का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से ड्रेस कोड लागू किया गया शिक्षण संस्थानों में, उसका ये तमाम बातें जो चल रही है वो यही है और इन्हीं पे बहस अभी होगी। और हमारे साथ 3 मेहमान फिलहाल जुड़ गए हैं। वो हैं देवेंद्र प्रमुख हैं, बीजेपी नेता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सोहेल काजमी है, राजनीतिक विश्लेषक, वो जुड़ गए हैं, और हमारे साथ शशांक देव हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। तो ये तीनों मेहमान अपनी राय रखेंगे यहां पर, और हम जानना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार क्यों इस तरह के जो बिखरे हुए फैसले आए हैं उसके पीछे की जो रस्साकसी है, उसके पीछे के जो अपने अपने तर्क हैं, ये कितने तर्क संगत हैं। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा शशांक देव जी से, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे साथ। शशांक देव जी, सबसे पहला सवाल आपसे, ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसका कुछ विश्लेषण कीजिए।
मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, सुन पा रहे हैं। देखिए, इस तरह के जजमेंट पीछे पीछे भी आ चुके हैं और आज भी आ रहे हैं। यह कोई नया फैसला नहीं है। स्प्लिट वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। मैं डेमोक्रेसी में रहता हूं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा जुडिशियरी भी डेमोक्रेसी है। हमारे जुडिशियरी भी डेमोक्रेटिक वे में चलती है। मेजॉरिटी का जो बात होता है वही हमारे यहाँ लॉ होता है। और कोई भी लॉ संविधान के दायरे में रख करके जो है उसकी वैलिडिटी को टेस्ट किया जाता है। और जो दो बेंच जजमेंट में स्प्लिट वर्डिक्ट दिया, एक ने उसको डिस्कस कर दिया, एक ने अलाउ कर दिया। दोनों के अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने जगह पर सही भी है, क्योंकि संविधान का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन अलग अलग ढंग से हर जज करने के लिए स्वतंत्रता है। और यही मेरी जुडिशरी की एक खासियत है और एक विशेषता भी है कि जुडिशरी में हमेशा जो है हर जज अपने तरीके से सेक्शन और कानून को इंटरप्रेट करते हैं। तो जो इसमें जो बात की कि हिजाब पहनना, हिजाब के ऊपर जो कर्नाटका सरकार का बैन था, तो एक जज जस्टिस धूलिया ने इसको जो है वो अलाउ कर दिया, वो पैस कर दिया, और जस्टिस गुप्ता ने जो है उसको डिसमिस कर दिया। इसमें एक बात ये समझने की जरूरत है कि धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो कहाँ तक है। जो इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि ये जजमेंट, मेरा पूरा जो है वो रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, लेकिन मेरा अपना मानना है कि देखिए, धार्मिक संस्थाओं में कोई भी धर्म का प्रतीक जो है अलाउ नहीं करना। क्योंकि देखिए, मेरा देश सेकुलर कंट्री है और सेकुलर में हर धर्म के लोगों को धार्मिक प्रतीक के साथ जो है वो पढ़ने के लिए अगर अलाउ कर देंगे तो आप पेंडोरा बॉक्स जो है वो खोल देंगे। वहाँ धार्मिक संस्थान नहीं रहेगा, वो एक ऐसा संस्थान रहेगा जहाँ पर धर्म से रिलेटेड जो है चीजों को जो है एक इंगित किया जाएगा, और यह हमारे संविधान के लिए और मेरे डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरे की घंटी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, आर्टिकल 25 की जो बात की जा रही है, जिसके तहत जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हमारे देश में हर अधिकार जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। यह सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन है, और रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन कभी भी इसके ऊपर जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो लिमिट करता है। तो ये जो जस्टिस धूलिया साहब ने जो बताया है कि प्रायोरिटी जो होता है मस्ट बी ऑन द एजुकेशन ऑफ ए गर्ल, लेकिन मेरा ये मानना है कि एजुकेशन के साथ साथ धार्मिक प्रतीक चिन्ह जो है उसके ऊपर भी जो है कोर्ट को सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर व्यक्ति धर्म के प्रतीक को जो है ला करके जो है वो क्लासरूम में और कॉलेज में आता है, तो निश्चित रूप से यहाँ एक उचित माहौल नहीं देता है। और एग्जाम्पल, हम लोग एडवोकेट है, अगर काला कोट पहन करके मुझे कोर्ट में जाना है, तो एक काला कोट का एडवोकेट एक्ट में निर्धारण है कि मुझे इसी तरीके से जाना है। अगर कल जो है कोई भी व्यक्ति दूसरे तरीके से जाना शुरू कर दे, तो जो कोर्ट का डिसिप्लिन है वो वायलेशन हो जाएगा। ठीक है शशांक जी, ठीक है, आपकी बात ठीक है, समझ में आ गई। अब हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं। सलमा फ्रांसिस हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और सोहेल काजमी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे आज की पॉलिटिक्स में। तो ठीक है शशांक जी, आपकी बात समझ में आ गई। शशांक जी, ठीक है। अब मैं अगला सवाल यही करना चाहूंगा सलमा फ्रांसिस जी के साथ में, कि जिस तरीके से यह फैसला आया है और जिस तरीके से कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में बिल्कुल हाय तौबा मचा हुआ है इस हिजाब को लेकर के, आपको लगता है कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब को अलाउ कर देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपनी एक पसंद की बात है। ठीक है, हिजाब पे जो बैन लगाया जा रहा है या फिर उसको अलाउ किया जा रहा है, ये महिलाओं से कहीं नहीं पूछा जा रहा कि ये कितना जरूरी है कि नहीं। महिलाओं को कहीं भी मौका नहीं मिलता अपनी बात को रखने का, कि वो इससे
खुश है या ना खुश है। तो कहीं ना कहीं हम जो अपनी बातें लोगों पे थोपे जा रहे हैं, उससे बेटर है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की एक मेजॉरिटी के साथ बात करें और उनसे भी इस चीज को पूछा जाए। जहां तक है शिक्षा घरों की, स्कूल की, एजुकेशन की बात है, मैं समझती हूँ कि स्कूल में एक यूनिफॉर्म होता है और जब हम कहीं इकट्ठे होकर जाते हैं तो उस यूनिफॉर्म का, उस ड्रेस कोड का हमें एक मायना रखना चाहिए। वो हमारी किसी भी स्कूल में या हम किसी कंपनीज में, अब जैसे मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई महिला पायलट है, मुस्लिम महिला पायलट है, तो वो हिजाब पहनकर तो नहीं विमान को उड़ा सकती है ना। तो इन सब चीजों को देखना होगा कि कहाँ पर हिजाब सही है और कहाँ पर नहीं है। पर सबसे पहली बात है कि ये किसी भी महिला पे ये थोपा ना जाए कि उसकी स्व इच्छा है कि वो उसे पहनना भी चाहती है या नहीं पहनना चाहती है। और ये सिर्फ हमारे स्कूलों की बात नहीं है, ये पारिवारिक बात है। पारिवारिक बात वो है कि जब बच्चियां अगर नहीं भी पहनना चाहती है तो क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, तो पेरेंट्स भी उसे अलाउ करते हैं कि आपको जाना ही है, चाहे वो नहीं चाहती। तो हमें कहीं ना कहीं इन पॉलिसीज पे, इन बातों में ध्यान तो देना पड़ेगा कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। उनकी धार्मिक चीजों को नुकसान ना करते हुए, उनका मजाक ना उड़ाते हुए हमें दोनों पक्षों को देखकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, सोहेल काजमी जी सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ जी, सोहेल जी, आपकी मैं राय जानना चाहूंगा कि जिस मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूं आपको। सोहेल जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज को लेकर के मतभेद है कि बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां मामला सार्वजनिक जीवन का नहीं है, मामला यहां पर शिक्षण संस्थानों का है जहां पर ड्रेस कोड लागू है और हर उस जगह की बात होगी जहां पर ड्रेस कोड लागू होता है। तो आपको क्या लगता है कि जहां पर ड्रेस कोड लागू है अनिवार्य रूप से वहां पर इस तरह की धार्मिक आजादी दी जानी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी हम अंडर डेवलप्ड नेशन में की कतार में हैं। अभी हम डेवलप्ड नेशन में भी नहीं है, डेवलप ब्रेन्स में भी नहीं है, ना तो दिमागी तौर पे अभी हम मैच्योर हैं, इंडिया मैच्योर है उस फ्लाइट को लेने के लिए जिसको हम ग्लोबल डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ आप जहालत कितनी है। 130 करोड़ की आबादी में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंसस पूछें तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसे है और एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रायनामा है। तीसरी बात देखिए, अभी भी हिंदुस्तान में रिलीजन के बेस पे इलेक्शन लड़ी जाती है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बेस पे इलेक्शन लड़ी जाती है। जब तक ये सब चीजें खत्म नहीं होंगी, जब एक सामान्य मुल्क की तरह हिंदुस्तान भी सामान्य इलेक्शंस, सामान्य सिस्टम से नहीं चलेगा, तब तक ये चीजें जो हैं ये आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, क्योंकि आपने हर इंस्टीट्यूशन में रिलीजन को घुसाया हुआ है और रिलीजन के बेस पे, रिलीजन के आधार पे हिंदुस्तान आज चल रहा है, जो मैं समझता हूँ बदकिस्मती तो पूरे मुल्क की है और पूरी आवाम की है। अब उसको आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपने ऐसी कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉस इंट्रोड्यूस करने हैं इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो आपको सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक कोर कमेटी को इन्वॉल्व करना चाहिए कि हैदराबाद में अगर ऐसा फरमान आया है कहीं उसका असर इलाहाबाद में ना हो, या इलाहाबाद में अगर कोई ऐसा फरमान आया है तो जम्मू कश्मीर जहां 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां कोई ऐसी आफत ना आए। तो ये कहने का मतलब ये है मेरा कि आप ड्रेस कोड बिल्कुल कीजिए, सब कुछ कीजिए जो बेहतर हो सकता है, लेकिन किस ढंग से और किस सिविलाइज्ड वे से करना है कि ये ना लगे कि हिंदुस्तान किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का मुल्क है या दूसरी पॉपुलेशन जो 30% से 35% है वो निगलेक्ट होती है, या मेरी 5% सरदार भाई कम्युनिटी जो है वो भी ये फील करते हैं कि हम भी डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे पहले ही कहा, 2-3 चीजें हैं, मुद्दे हैं। एक तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड को कैसे ठीक किया जाए हिंदुस्तान में, पॉपुलेशन को कैसे ठीक किया जाए, स्वच्छता की बात तो आपने कर दी, लेकिन जो मेन हेल्थ सेक्टर जो इम्पोर्टेंट किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं वो ये सेक्टर्स होते हैं। जब तक ये इम्प्रूव नहीं होंगे, आप हर चीज में रिलीजन को, हर चीज में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लाएंगे तो कहीं ना कहीं डिबेट्स जो हैं वो बढ़ेंगी
और उसका रोष जो है वो समाज में आएगा। मैंने पहले ही आपको कहा कि मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस मुल्क है हिंदुस्तान, और ये किस तरह चलता है और किन डायरेक्शंस पे चलता है हम सब पार्टिसिपेंट्स यहाँ जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस ढांचे को ठीक करने के लिए, हर वो ड्रेस कोड को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक रायनामा बनाना है, जिससे कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो और वो बेहतर ढंग से वो कोड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो सके प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है। देवेंद्र प्रमुख जी बीजेपी के नेता हैं, अब यहां पे सवाल ये उठता है देवेंद्र जी, जिस तरीके की बातें चल रही है आज की तारीख में, वो ये है कि कर्नाटक में आपकी सरकार है, अगर कर्नाटक में जेडीयू की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती, अगर वो ऐसे फैसले लेती तो शायद इतना हंगामा नहीं होता। लेकिन ये जो हंगामा हो रहा है इसमें धार्मिक के साथ साथ सियासी एंगल को भी देखा जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए सुरजीत जी, मैं इस बात से आपकी सीधे सहमत हूँ कि इसको सियासत रूप जो है ढंग से, जिस ढंग से दिया जा रहा है, इतना यहाँ होना नहीं चाहिए। कायदे में ये इतना बड़ा मामला नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है जबरदस्ती। क्योंकि आज हिंदुस्तान, भारत अपने आप में एक ऐसी स्थिति में खड़ा है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो समझदार हैं, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि किसी एक समाज को नेगलेक्ट किया जा सकता है और इसको करके आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर का नेता होगा, या आज लगभग 18 प्रदेशों में जिस तरह से हमारी सरकार है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री, उनकी आप जुबान से इस तरीके की बातें नहीं सुनते। ये कभी कभार इस तरीके की बात आती है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। रही बात स्कूल की, में वहां जो कॉलेज की बात आ रही है, ड्रेस कोड की बात आ रही है, उस जगह इस देश में, इस लोकतंत्र में, इस संविधान के अनुसार जो चीज लागू है उनको सबको सम्मान के साथ मानना चाहिए। और जो लोग इसमें राजनीति करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की, मैं कोई यहाँ पार्टी की बात या सफाई नहीं दे रहा, उन्हें बचना चाहिए, ऐसी चीज से बचना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षा की बात आई, अभी हमारे साथी जो थे बहुत अच्छे से उन्होंने कहा कि जब किसी भी राष्ट्र की शिक्षा अच्छी होगी, और शिक्षा का मतलब है सर्वगीण विकास, चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, जिस तरह से शिक्षा का अलग अलग प्रदेशों में लाभ उठा लेते हैं कि अशिक्षित लोगों को बहका लिया जाता है जल्दी से, शिक्षित लोग किसी भी समाज के वो देखते हैं कौन सी सरकार क्या दे सकती है, देश की स्थिति कहाँ किस चीज की जरूरत है जी। आज हिजाब को लेकर जितना बड़ा रूप दिया जा रहा है, इसमें एक मुश्त सबको ही कहना चाहिए कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट या जो कानून, जो लॉ, जो चीज बनी है उसके अनुसार उसको लागू हो जाए। अगर किसी को हिजाब पहनना है तो कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षण संस्थान में ड्रेस कोड पर यह लागू हो। ड्रेस कोड जो है किसी भी शिक्षण संस्थान का हो, किसी भी सोर्सेज का, पुलिस भी हो सकती है, मिलिट्री भी हो सकती है, और भी कई ऐसे भारत के जो हैं ऐसे बड़े लॉ हैं कि जिनमें ड्रेस जो है लागू है। चाहे कोर्ट में जाएंगे तो आप माननीय कोर्ट के सामने हमारे जो अधिवक्ता होंगे उनकी भी एक ड्रेस कोड है, उसमें जाना पड़ता है। तो इसे ज्यादा रूप जिस तरह से दिया जा रहा है, वो भी शिक्षण संस्थान के अंदर, चाहे वो कर्नाटक की बात हो किसी और प्रदेश, वो गलत है, उसका मैं समर्थन नहीं करता। अगर इससे अलग कहीं को जो है बुनाया जाता है, व्यक्तिगत अपनी व्यक्ति विशेष की आजादी है, कोई हिजाब का बाहर अपना पहनना चाहता हो तो उसकी मर्जी है, उस पर कौन सा कंट्रोल करने की बात। तो इससे बचना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, और कोई भी जो ऐसे लोग करने वाले विपक्ष के लोग हों या राजनीतिक लोग हों, ऐसी स्थिति में जो है उन्हें प्रयास करना चाहिए कि शांति बने और अच्छी बात लोगों के बीच में आए। और कोई भी समाज हो, जब तक सब समाज विकसित नहीं होंगे तब तक देश को ज्यादा फायदा होने का नहीं है। सभी की बात है, सबके सम्मान की बात है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको स्वीकार करें, आगे बढ़ें। जी सलमा फ्रांसिस जी, जिस तरीके से और जिस मौके पर इस तरह का उन्माद फैलाया गया और बच्चियों के सहारे इस विवाद को आगे बढ़ाया गया, और जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है वो भी यही बच्चियां हैं जो हिजाब के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अब ये मसला बिल्कुल ऐसा हो जाता है, जो ईरान है, जो इस्लामिक कंट्री है, वहां की बच्चियां जो स्कूल की छात्राएं हैं वो इस हिजाब से, इस बुर्के से आजादी चाहती हैं, इसलिए वो सड़कों पे उतरी हुई हैं, मरने मारने पे उतारू हैं,
और हमारा भारत देश जहां पे इतना लिबरल है, इतना उदारवादी देश है, यहां पर हिजाब को लेकर के इस तरीके की बात की जा रही है और इस तरीके का अनुमान फैलाया जा रहा है और इस तरीके से ये बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि शायद उन्हें जबरदस्ती दबाया जा रहा है, उनके जो धार्मिक अधिकार हैं उसको दबाया जा रहा है, और वो भी शिक्षण संस्थानों में, क्योंकि इससे पहले तो इस तरह का विवाद नहीं हुआ। तो क्या शिक्षण संस्थान में जहां पर ड्रेस कोड इसलिए लागू किया जाता है कि लोगों के बीच में, वहां पे जो पढ़ने आ रहे छात्र छात्राएं हैं उनके बीच में गरीब अमीर, किसी संप्रदाय, धर्म, इन जैसा कोई भेद ना रहे। अगर ये इसलिए ड्रेस कोड लागू है तो क्यों ये जानबूझ करके कुछ लोग चाहते हैं कि हां, स्कूल में भी समानता का अधिकार ना मिले, स्कूल और शिक्षण संस्थानों में भी लोग धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर एक दूसरे से अलग दिखें? क्या ये उचित है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने पहले भी कहा कि जिनका ये मुद्दा है उनकी बात को सुना नहीं जाता, बल्कि अपने नहीं सलमा जी मैं यहाँ इसलिए आपको रोकूंगा क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं गई हैं उनमें कुछ छात्राओं की याचिकाएं हैं, वो चाहती हैं कि हाँ बैन हटाया जाए, उन्हें हिजाब पहनने का अधिकार है। देखिए, मैंने ये कहा कि ये अपनी एक चॉइस है जो पहनना चाहती है, पर जहां हम स्कूल की बात करते हैं वहां ये सच बात है कि हम धर्मों को नहीं लाते, वहां हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोगों को शिक्षित करने की बात करते हैं, एक डेकोरेट की बात करते हैं। तो जहाँ स्कूल के संस्थान है वहां पर एक अगर हम ड्रेस कोड को अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि सबको एक साथ आने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। वहाँ ना सिख देखा जाता है ना ईसाई देखा जाता है। अगर हम इस तरह से अपनी बातों को रखकर जबरदस्ती इन सब चीजों को वहाँ पर लागू करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम आज भी धर्म की कट्टरवादी पंथ पे खड़े हुए हैं कि हम मुस्लिम, हम सिख और हम ईसाई। यही नहीं, मैं कई स्कूलों में देखती हूँ, प्राइवेट स्कूलों में वहाँ हवन भी होते हैं। ऐसे स्कूल में, मैं दिल्ली जैसे स्कूलों की बात बता रही हूँ, प्राइवेट स्कूल में हवन होते हैं, वहाँ ईसाई भी जाते हैं, वहाँ मुस्लिम भी जाते हैं, वहाँ पंजाबी भी जाते हैं, सब जाते हैं और वो उस हवन का पार्ट होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इस तरह की जो चीजें, धर्म की चीजों को बीच में लाने वाली जो बातें हैं, नेता सरकार अपने तक रखे तो शायद वो सही है। स्कूल में जो बच्चा सीखता है वो बड़ेपन तक उसके साथ रहता है, वही उसकी मेंटालिटी को आगे इम्प्रूव करता जाता है, उसको डेवलप करता है। तो वो बीज हमारे स्कूलों में धर्म, जाति, इन सब के ना बोल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है जो स्कूल को है वो इन सब चीजों से अलग रखना चाहिए, ना केवल हिजाब, बल्कि इस तरह से चाहे वो कोई अपने धर्म का हवन कर रहा हो या कुछ प्रेयर कर रहा हो, उन सब चीजों से इन सब बच्चों को अलग रखना चाहिए। क्योंकि हम आज नहीं, हम कल को देख के अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में डालते हैं। अगर आज ये बच्चियां हिजाब को लेके लड़ रही है तो कल हम कब लेके लड़ेंगी? तब वो अपने आप को सोचेंगे कि हमें सिविल की तैयारी करनी है, हमें यूपीएससी की तैयारी, कब सोच पाएंगी? क्योंकि आज हमारे दिमाग को मीडिया के थ्रू, मैं तो कहना चाहूंगी, कई मीडिया ने इस तरह से जहर घोल दिया है हमारे छोटे बच्चों के, जिनको पता ही नहीं है कि क्या हिंदू है क्या मुस्लिम है, लेकिन वो उनको ये पता है अच्छा ये तो ये है, अच्छा वो तो, लड़ाई झगड़े और इस तरह की नफरतें बच्चों के दिलों में बोई जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल नामी चीज से, जहाँ से बच्चे की ग्रोथ होती है, जहाँ वो दुनिया को जानता है, वो अपने पेरेंट्स को कम, स्कूल के अध्यापकों को ज्यादा समझता है, उनकी बात को ज्यादा सुनता है। तो मुझे लगता है जब ऐसे शिक्षण जगहों पे हम बात करते हैं, ऐसे स्थानों की, वहां पर धार्मिक चीजों को, इन सब चीजों को पीछे ही रखना चाहिए अगर हमें देश को और देश के बच्चों को आगे लेके जाना है। शशांक जी, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और यहाँ पे दो जजों के बीच में ही मतभेद है, उनकी राय अलग अलग है और ये मामला पूरा उन्होंने सौंप दिया सीजेआई को कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही अब इसका फैसला करें, तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी और किस तरीके से आपको क्या लगता है कि कानून में क्या वो ऐसे प्रावधान हैं जो बैन का समर्थन करते हैं या फिर ऐसे प्रावधान हैं जो बैन का समर्थन नहीं करते हैं? देखिए, बैन का जो प्रावधान है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर एक मत है कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है और हर राइट के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कानून करता है। हाँ, मतलब जो लैंड ऑफ, मतलब जो वो है लॉ ऑफ लैंड है वही लागू होना चाहिए।
यस, बिकॉज हमारे देश में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ है। हाँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस बात का समर्थन करता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कल जब ये चीफ जस्टिस के पास ये मैटर को रखा जाएगा एज पर द जजमेंट ऑफ टुडे, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस इसके लिए बेंच का निर्धारण करेंगे। वो 3 बेंच भी हो सकते हैं, 4 बेंच भी हो सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी हो सकते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है, चाहे वो 3 बेंच में जाए, चाहे वो 4 बेंच में, चाहे 5 बेंच में, ये प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जहां तक इसके ऊपर सुनवाई की जो जब सुनवाई होगा, ये तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस का जो है प्रेरोगेटिव है और उसके अनुसार जब भी बेंच अवेलेबल होगा तो इसके ऊपर निर्णय होगा। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग केशवानंद भारती केस और भी जितने भी जजमेंट हुए, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें स्पष्टता से बताया गया है कि हर फंडामेंटल राइट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको एक्सक्लूसिवली नहीं देखने की जरूरत है। अगर आप 25 को अगर अलग तरीके से देखते हैं, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भाई चॉइस, और 19 को अगर देखते हैं कि हमको चॉइस होना चाहिए, तो देखिए हर इंस्टीट्यूशन के अपने कानून होते हैं। अगर उस इंस्टीट्यूशन में अगर एक कानून है कि आपको हिजाब नहीं पहनना है तो आपको नहीं पहनना है, बड़ा ही प्लेन, बड़ा ही सिंपल, इसमें किसी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। हर व्यक्ति का अपने अपने तरीके से वो उसको सोचने का वो हक है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जस्टिसेस अपने अपने तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट है और गवर्नमेंट का जो सबसिक्वेंट ऑर्डर है, वो बहुत अच्छा ऑर्डर है कि आप अपने रिलीजन को नहीं ला सकते हैं इसके ऊपर। और हिजाब इस्लाम का कोई ऐसा एसेंशियल जो है पार्ट नहीं है। हिजाब कहीं नहीं लिखा गया है कि एसेंशियल पार्ट है। तो अगर जब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है तो आपको उसको पहन करके आना, मुझे नहीं लगता है कि ये आवश्यकता है। यह एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है और कुछ नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं आपके प्रोग्राम में कि सुप्रीम कोर्ट भी अंततः जो है पूरे मत से ये स्वीकार करेगा कि जो इंस्टीट्यूशन का लॉ है वही प्रिवेल करेगा, और कोई भी धार्मिक प्रतीक जो कोई रिलीजन का एसेंशियल प्रतीक नहीं है उसको आप नहीं पहन सकते हैं। अगर सेकुलरिज्म का ये अर्थ नहीं होता है कि आप कुछ भी ला करके आप मान लिया हिंदू लोग हैं तो त्रिशूल लेके चला जाए। आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है उस तरीके से आपको काम करने की जरूरत है। और जिस इस तरह का मुद्दा जो बनाया गया है ये पूर्णतः जो है राजनीतिक है। कानून के जो शब्द है वो बड़ा प्लेन है और इसमें किसी तरह का भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उस पर। आप पूरे राइट को एब्सोल्यूट कोई राइट नहीं है, चाहे वो राइट टू चॉइस हो, चाहे वो राइट टू लिव हो, चाहे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, सब का जो है लिमिटेशंस है। और उसी लिमिटेशन के अंतर्गत जो है आपको रहने की जरूरत है। अगर आप भारत के नागरिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसके अंतर्गत आपको काम करना होगा। अगर नहीं काम करना होगा तो निश्चित रूप से लॉ अपना जो है वो देखेगी कि क्या आपके साथ। जी ठीक है। तो मेरे समझ में बड़ा ही स्पष्टता है कि ये जो जजमेंट है निश्चित रूप से डिवाइडेड है, लेकिन इंटेंट जो है ना, जो जजमेंट अगर पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्टता है कि जो चॉइस है इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर किसी भी तरह का डिवीजन जरूर में नहीं है। तो इसका कंटेंट और कोर जो है एक है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो रिलीजन प्रतीक है उसको बंद होना चाहिए। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉ। हाँ ठीक है। सोहेल काजमी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल काजमी जी, जिस तरीके से शशांक जी ने भी कहा कि फ्रीडम है लेकिन उसके एक दायरे भी हैं, एक दायरा है, उसके दायरे के तहत ही फ्रीडम मिला हुआ है सबको। और जिस तरीके से मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा सऊदी अरब के युवराज को, जो कि मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने भी ये कहा जब उनसे पूछा गया कि क्या जो अबाया पहनने की बात, अबाया तो आप समझ ही रहे होंगे हिजाब को कहते हैं वहां सऊदी अरब में,
तो उसके बारे में जो सलमान जी का कहना था, उनका यही कहना था कि अगर महिला शालीन कपड़े पहनती है, पुरुषों की तरह शालीन कपड़े, उन्होंने शरीयत का इसमें जिक्र किया है, संदर्भ दिया है कि वहां भी यही लिखा हुआ है कि महिलाएं अगर पुरुषों की तरह शालीन कपड़े पहनती हैं तो उन्हें अबिया पहनने की जरूरत नहीं है, उन्हें हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है और किसी तरीके से खुद को ढकने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब को अगर माने, जहां मक्का मदीना है और तमाम मुस्लिम धर्म के क्षेत्र हैं, वहां पर धार्मिक स्थल है, वहां पे अगर इस तरीके की उदारवाद वाली सोच है, ईरान में इस तरह की बात हो रही है, सब जगह पे जहां पे मुस्लिम बाहुल्य देश है वहां पर भी अब इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि किसी के ऊपर या तो बुर्का, हिजाब जैसी चीजों को थोपना नहीं चाहिए। तो आखिरकार जो हमारा देश बहुत उदार देश है, वहां पर इस तरह की चर्चा होना, वो भी आज की तारीख में और इतने साल के डेवलपमेंट के बाद, जहां पर उदारवाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां की महिलाएं, आप स्टेडियम में देख लीजिए जहां पे मैच हो रहा होता है, वहां पे जींस पहन के, स्कर्ट पहन करके आती हैं। आप सऊदी अरब की बात कीजिए, वहां पे ड्राइविंग करने की इजाजत दी जाती है, वहां स्टेडियम में जाकर के मैच देखने की इजाजत दी जाती है, वहां पर फौज में शामिल होने की बात की जाती है। यानी कि जहां पे कट्टरवाद होना चाहिए वहां पर उदारवाद आ रहा है, और जहां पे उदारवाद होना चाहिए वहां पे कट्टरवाद फैल रहा है। तो क्या ये सारी चीजें जो हो रही है वो एक खास मकसद से जानबूझकर की जा रही है? ये सियासी सोच है या वाकई धार्मिक कट्टरता को सियासत के पीछे छुपा करके परोसा जा रहा है? सोहेल जी, मैं जवाब दूं? जी मैं जवाब दूं? जी सोहेल जी। देखिए, हिंदुस्तान में अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है हिंदुस्तान। हाँ। पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। ईरान की आपने बात की, तो कल तक ईरान में अगर कोई हिजाब नहीं पहनता था तो कत्ल हो जाता था उसका। अब वहां क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स आ गई, वो ईरान बेहतर जानता है, और कौन से ममालिक नहीं जानते कि ईरान जो है वो स्टेबिलिटी से चले। तो ये ईरान के हुक्मरानों को बेटर इलेबोरेट कर सकते हैं इस पे। पाकिस्तान का हाल क्या है वो आप बेहतर जानते हैं। आपने कहा कि जीन्स औरतें, मुस्लिम औरतें जीन्स पहनती हैं, बिल्कुल पहनती हैं, मैं मानता हूँ। हमारी मुस्लिम औरतें बिल्कुल जो बाकी मज़ाहिब की औरतें हैं वैसे फैशन करती हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज जो है, मैं ये समझता हूँ कि 30 करोड़ आबादी अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम्स की है, तो उसमें जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं, जो अबव बीपीएल से जो ऊपर फैमिलीज हैं, वो मुझे लगता है 1 करोड़ से भी कम होंगी, जो ये सब चीजों से जुड़ी हुई हैं, जो फैशन वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, जो हिजाब को बिल्कुल नहीं मानती हैं, लेकिन अभी भी बाकी अगर आप देखें वो मजहबी रवादारी पे चलती हैं, मजहबी रवादारी के साथ अपने रिलीजन्स के आधार पे अपनी जिंदगी गुजारती हैं। अभी भी ट्रिपल तलाक होने के बावजूद भी अभी भी हमारी बहनों और माओं और औरतों में वो दहशत है दिमाग में, शायद मेरा खामद अभी भी कहीं ट्रिपल तलाक न दे दे। उनको शायद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का भी पता ही नहीं है। हिंदुस्तान में वो कानून पास हो चुका है। ये सब चीजें तभी मुमकिन होती हैं जब मुल्क की पॉपुलेशन एजुकेटेड होती है, मुल्क के पॉपुलेशन जो अवाम है उनको रोजगार के साधन मुहैया होते हैं। हिंदुस्तान में अभी भी रोटी कपड़ा और मकान की जंग चल रही है, और वो अभी जंग खत्म नहीं होती है। आप दूसरी जंग ले आते हैं बीच में, बकरी और गाय की, और वो दोबारा हिंदुस्तान में एक रोष पैदा हो जाता है। आप हिंदुस्तान की डगर पे आपके चलाना चाहते हैं, किसी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के तहत हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं, या भीमराव अम्बेडकर का जो बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं? ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हिंदुस्तान में बैठे हैं पार्लियामेंट में, ये उनको सोचना है, उनको बैठ के बात करनी है कि जनाब हिंदुस्तान किस राह पे आगे लेके चलना है। जब हम इलेक्शंस में जाते हैं तो हम ये डिसाइड सोचते नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि इकोनॉमिकल रिसेशन से हमें निजात कैसे मिलेगी, यूपीए 2 से। हम वन गो में नरेंद्र दामोदर मोदी को चूज करते हैं और उसको अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कमल का फूल हिंदुत्व का स्लोगन लेके चलता है या किसी और चीज का स्लोगन लेके चलता है। लोग किसी भी रिलीजन से हों, वो अपने मुल्क को स्टेबल देखना चाहते हैं, और मुल्क ऐसा जिसको हिंदुस्तान बोलते हैं, जहां मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी चीजें पे हिंदुस्तान चल रहा है, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम, और उसमें नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि नहीं साहब ये गाइडलाइंस भी होनी चाहिए।
अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डिसीजन आया है, जैसे ट्रिपल तलाक, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अभी हमारा आर्टिकल 370 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है, हम तो डिस्कस नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ की प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की भी बात नहीं करती है कि आर्टिकल 3, वो कहती है कि हमने खोया है, लेकिन जब तक डिसीजन नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और बिला वजह रिलीजियस के सेंटिमेंट्स को नहीं छेड़ना चाहिए जब तक हम दिमागी तौर पे उतने एजुकेट नहीं होते जितना एजुकेट अमेरिका या लंदन है। तो उस लंदन तक पहुंचने के लिए अभी हमें और मुझे लगता है 50-100 साल लगेंगे। उसके लिए हमें हमारे जो हुक्मरान पार्लियामेंट में बैठे हैं उनको काम करना चाहिए एक करप्शन फ्री सिस्टम से और करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन से हिंदुस्तान को एक नया दिशा देने की जरूरत है, उस पर काम होना चाहिए। ये मैं मानता हूं एज ए ओपिनियन मेकर एंड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जी ठीक है। शमा खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शमा जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों में कर्नाटक में हिजाब पर बैन लगाने की बात की गई और उसको लेकर के चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, आपको क्या लगता है कि वाकई ये बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? शमा जी, शमा जी सुन पा रही हैं? जी सुन पा रही हूँ मैं। हाँ बताइए। हेलो जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि बैन तो लगना ही नहीं चाहिए। बैन नहीं लगना चाहिए, सबको अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े पहनने का हक है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। और रही स्कूल की बात, तो वहाँ पर जो स्कूल डिमांड करता है बच्चों को वैसे ही पहनकर जाना चाहिए और स्कूल में स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए। हाँ नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जो तमाम शिक्षण संस्थान है, जो भी तमाम स्कूल हैं, वहां पर एक ड्रेस कोड होता है। तो अब बात यही हो रही है कि जो मुस्लिम पक्ष की महिलाएं भी हैं, वो भी कुछ ऐसी हैं जो कह रही हैं कि नहीं नहीं, हमें तो बुर्का पहन करके हमारे बच्चों को जाने की इजाजत दीजिए, और ज्यादातर ऐसी महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि नहीं, ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड के साथ चलना चाहिए। तो बहस सबसे पहले यहीं पे आकर के रुक जाती है कि जो आम महिलाएं हैं वो क्या चाहती हैं। क्या वो ऐसा भी चाहती हैं कि शिक्षण संस्थान में भी हमारी बच्चियां जो हैं वो हिजाब पहन के जाएं, बुर्का पहन करके जाएं और ड्रेस कोड जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं कई हजार बच्चियों को पढ़ा चुकी हूँ। हाँ जी। और बच्चियों को हिजाब वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। जब घर वाले वो प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो बच्चे सीख जाते हैं और उसमें हैबिचुअल हो जाते हैं और उसी को अपना कंफर्ट जोन मान लेते हैं। और अगर कोई कह रहा है कि नहीं, स्कूल में हमारी बात रखी जाए, ये चीजें गलत होती हैं। देखिए, अगर आप हिजाब पहनना है, कोई मुस्लिम स्कूल है, आप वहाँ तो कह सकती हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का स्कूल है और स्कूल जैसी संस्था चला रही है, बहुत बड़ी बात होती है, तो वहाँ पर नहीं करनी चाहिए ये चीजें। या तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन ले स्कूल वगैरह में, लेकिन अपनी इस तरह से मनमानी नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। अगर आप प्रॉपर तरीके से सूट पहन कर जा रही हैं, कपड़े पहन के जा रही हैं, वो भी आपका पर्दा है। हाँ, मतलब जो शालीन कपड़े पहन के जाना चाहिए, चाहे वो ड्रेस कोड में, अगर ड्रेस कोड में शालीनता नहीं है तो उसके खिलाफ बात की जा सकती है कि हमारा ड्रेस कोड शालीन क्यों नहीं है। अश्लीलता है तो वो बैन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। देवेंद्र जी सुन पा रहे हैं जी? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी देवेंद्र जी, अभी भी जो बात हुई, मेरी जो मुस्लिम पक्ष की भी पैरोकार है उनका भी यही मानना है कि अगर शालीन कपड़ा है, अगर शालीनता के साथ कोई कपड़ा पहन के जा रहा है स्कूल में, तो उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। अगर ड्रेस कोड शालीन है तो ड्रेस कोड पहनने में क्या दिक्कत है? और क्यों जरूरी है किसी भी बच्ची को, किसी भी छात्रा को अपनी शालीन ड्रेस कोड के ऊपर भी एक बुर्का पहनने की, एक हिजाब पहनने का, केवल इसलिए क्योंकि वो ये बताना चाह रही हैं या दिखाना चाह रही हैं कि मैं किसी खास धर्म से आती हूं, या फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की जो बात कर रहे हैं तमाम जो नुमाइंदे हैं, जो मुस्लिम पक्ष के नुमाइंदे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये अचानक इस तरीके से चीजें आती हैं और फिर जानबूझ करके लागू करने की कोशिश की जाती है? तो ये एक सियासत ही है, धार्मिक उन्माद से ज्यादा या धार्मिक प्रचार प्रसार से ज्यादा ये एक सियासत है। देखिए सुरजीत जी, इस डिबेट में एक चीज तो क्लियर हो चुकी है। हाँ, कि सुहेल साहब भी बोले हैं, इसमें अभी हमारी बहन बोली हैं जो लास्ट में जुड़ी हैं, खान साहब ने, जिन्होंने कहा
कि इसमें कोई नहीं होना चाहिए। जो छोटी बच्चियों की बात कर रहे हो, और आपने किया कि जो कोर्ट में माध्यम में जो गए हैं वो बच्चियों की तरफ से लोग गए हैं, तो मैं उसमें किसी समाज को इंगित नहीं करता, ना मुझे इस बात से कोई ज्यादा परहेज है, ना मतलब है इसे राजनीति करने की जरूरत पड़े। कोई यहाँ राजनीतिक लोग बैठे भी नहीं है, मेरे सिवा कोई राजनीतिक है भी नहीं। तो मैं इस पर आपको स्पष्ट ये करना चाहूंगा कि जहां बच्चों की शिक्षा का सिस्टम हो, मामला हो, जैसे कर्नाटक में ये हम डिबेट कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ देश के किसी भी प्रदेश में अगर कहीं शिक्षा का मामला है तो सबको ईमानदारी से उसकी अपनी भूमिका निभानी चाहिए जी। वहां अगर कॉलेज में ड्रेस लागू है, ड्रेस कोड लागू है, तो वो मेरे से अलग भी क्लियर होगा, उसका मानना चाहिए। रही बात व्यक्तिगत विशेष आजादी जो व्यक्ति चाहता है संविधान के अनुसार, लोकतंत्र, उसका अपना अधिकार है, वो अपना कोई भी कपड़े पहन सकता है, किसी भी तरीके से रहे, वो अपना हिजाब भी पहने, अपने घर में पहनो, मार्केट में पहनो, कोई कंडीशन थोड़ी है। लेकिन जब आप कॉलेज स्कूल में जा रहे हो तो इससे जो है सिस्टम एक खराब होता है। आप हिजाब पहन रहे हो, लड़की दूसरे वहां पीले कपड़े पहनेंगे, लंबे तिलक लगेंगे, चोटियां लगेंगी, और एक वो होता है ना अंगूठा टाइप जो सनातनियों का, हिंदुओं का होता है, वो पहनना शुरू कर देंगे, तो कहाँ फिर कॉलेज में पढ़ाई होगी, वहां तो जंग होगी। ये कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि माहौल खराब हो और मामला कोई मौका मिले। लेकिन देवेंद्र जी, देवेंद्र जी मैं आपको रोकना चाहूंगा किसी भी प्रदेश में। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ हमारी सरकार नहीं है उन प्रदेशों में भी उन सरकार की गारंटी है कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर संवैधानिक अनुसार, संविधान के अनुसार, लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ जी देवेंद्र जी, देवेंद्र जी खराब हो स्कूल का, कॉलेज का, संस्था का या कहीं का भी। जी देवेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देवेंद्र जी, राजनीतिक रूप दिया जा रहा है जी, ये गलत दिया जा रहा है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। जो कोर्ट का कर्नाटक का डिसीजन था वो भी अच्छा था, स्वागत योग्य था। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। और वहाँ के स्टूडेंट्स को जो बच्चियों के माध्यम से गए हैं, बच्ची नहीं गई, वो हिजाब के बारे में नहीं जानती, हिजाब का मतलब पता नहीं है, उन्हें नहीं है जरूरत कि वो पूरा पर्दा डाल के कॉलेज में जाए। आज वो समय खत्म होगा सुरजी जी, उसके पीछे एक प्लानिंग है, एक राजनीति है। किसी तरह से माहौल बढ़ के दंगा हो, देश में आग लगे, शांति ना रहे। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो खासकर मैं तो ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेशों में शांति हुई है, जहाँ 600 700 दंगे एक शासन में होते थे, आज एक दंगा नहीं होता। 2014 के बाद देश में दंगा नहीं होता, हिंदू मुस्लिम नहीं होता, सिख ईसाई नहीं होता। ये एक बदलाव है, ये बदलाव है, ये बदलाव की तरफ है। और 30% जो हमारे साथी है मुस्लिम समाज के लोग जो समझदार हैं, वो सही काम भी करते हैं। और जैसे हमारे साथी कह रहे सोहेल साहब की जो बड़ी संख्या में अशिक्षित लोग हैं, वो गारंटी बनती है कि वो कुछ लोग जो शिक्षित हैं अशिक्षितों को भी सही रास्ता दिखाए। जब कोई समाज का लोग, समाज के व्यक्ति अपने समाज को बताते हैं कि इसमें हमारा नफा नुकसान है, तो जरूर मानते हैं। उनका यूज करने वाले भी उन्हीं के लोग होते हैं, हमारे जैसे लोगों की बात नहीं मानते हो जी। देवेंद्र जी, संविधान के अनुसार इस तरह की घटना पर ये जो अब माननीय कोर्ट में है, तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जो कोर्ट का डिसीजन आएगा वो सबको मान्य हो जी। ठीक है देवेंद्र जी, मेरा एक सवाल है। मेरा एक ये सवाल है कि मैं जिस सियासत की बात कर रहा हूं, एक तो सियासत ये है कि इसको जानबूझ करके कुछ लोग भड़का रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, और दूसरी सियासत की जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि आपकी सरकार जानबूझ करके इस तरीके के मुद्दे को हवा दे रही है और जानबूझ करके बैन लगा रही है और इस तरीके से संदेश देना चाह रही है कि आप जो मुस्लिम हैं उनके विरोध में जो एक पक्ष है, जो हिंदू कह लीजिए या दूसरे धर्म है, तो उसके आप पैरोकार हैं, इसलिए आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और जानबूझ करके धार्मिक ध्रुवीकरण में लगे हुए हैं आप लोग। नहीं सुरजीत जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी क्लियर कर देता हूँ आपका सिर्फ 2 मिनट में। हाँ, मैंने अपनी बात को ये कहा था कि जहां हमारी सरकार नहीं है, इस प्रदेश में आप राजस्थान में बात कर लीजिए, राजस्थान में हमारी नहीं है, दिल्ली में हमारी नहीं है, पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। वहां की जो प्रदेश सरकारें हैं, जब वहां की स्थिति आती है, जैसे कर्नाटक में है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो शायद इस तरीके की जो बात नहीं है ज्यादा निकल कर आती। अगर वहां का माहौल खराब होता, अगर वहां के कॉलेज स्कूलों में जो वहां की रीड होती है, नींव होती है, देखिए शिक्षा किसी भी राज्य की नींव और रीड है।
जहां जिस राज्य की शिक्षा का स्तर अच्छा होता है, टॉप स्तर का जाता है, वो राज्य ऑटोमेटिकली तरक्की करता है, विकसित होता है। तो हर राज्य की ये पहली प्राथमिकता होती है कि कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और शिक्षण जो है, शिक्षाएं की जो व्यवस्थाएं, शिक्षण संस्थान जो है वो सर्वोत्तम आगे स्वस्थ रहे, ना कि ऐसी घटना घटे कि जिनमें हिजाब से लेकर या और घटनाएं घटे। सरकार का ये डिसीजन इस वजह से आया कि आपने हिजाब को जो रूप दिया वो कौन लोग थे, वहां सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। भैया आप स्कूल से हिजाब क्यों चलाना चाहते हैं, क्या मैसेज साबित करना चाहते हैं? क्या मुस्लिम समाज के प्रति आपकी हिजाब से भावना क्लियर होती है? मुस्लिम समाज में शिक्षा का अभाव है, गरीबी रेखा से बड़ी संख्या में लोग नीचे रहते हैं, उस पर भी जो है अरब कंट्रियों से आप मदद लेने की कोशिश करते हैं, उस पर चर्चा करें, अलग से कोई बजट करें, भारत सरकार को इंगित कराया जाए, अलग से कोई बजट आए तो उनके लिए विशेष बात की जाए, उस पर चर्चा हो, अच्छा लगेगा। जो मुस्लिम विकसित कंट्री है, अरब कंट्री का आपने जिक्र किया, वहाँ हिजाब की क्या स्थिति है, ईरान का आपने जिक्र किया, वो लोग जिस चीज को खत्म कर रहे हैं, उस कट्टरता से निकल कर आ रहे हैं, कट्टरपंथियों से बचकर आ रहे हैं, हम उसको अपना रहे हैं। हमारे बराबर में चाइना, आप मुस्लिम संख्या देखिए, आप अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन जहां की भी बात करेंगे, आप जहां जहां कहां मुस्लिम नहीं है, कहां इस तरीके की घटनाएं की संविधान पर तोड़कर ये चीज साबित करी जाए कि हम ड्रेस कोड में जो है हिजाब करेंगे। आप मुस्लिम कंट्री में ही करा दीजिए। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मुस्लिम कंट्री में किसमें अलाउ हुआ कि आप जो है स्कूल की ड्रेस अलग हिजाब में जाएंगे? पाकिस्तान चले जाइए, आपके बराबर का देश है, बांग्लादेश तो ये तो विकासशील कंट्री है, इनकी तो पोजीशन वैसे भी अच्छी नहीं है। तो आप यहाँ का ले लीजिए, और ईरान जैसा देश आपको समझा रहा है, एक मैसेज दे रहा है, भैया इस कट्टरपंथा से बचिए। ये मुस्लिम समाज के लिए पूरी दुनिया में नुकसानदायक साबित रहा है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम समाज की छवि को हमेशा खराब करने की कोशिश करी गई विश्व स्तर पर इस कट्टरपंथा के अनुसार। इससे जितना बचा जाए, भारत सरकार की साफ और सीधी नीयत है कि जो भी समाज है सरकार का हिस्सा है, उसे सही रास्ता, सही दिशा दी जाएगी। जी, शमा खान जी सुन पा रही हैं? जी 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 जी, शमा जी, जिस तरीके से चर्चा होती है, और अगर हम पहले की बात करें, अब भले उदारवाद पे चर्चा होती है तो कहते हैं कि भाई शरिया कानून लागू होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष की महिलाओं की बात करें तो उसमें रजिया सुल्तान भी थी, उसमें बेगम नूरजहां भी थी। उन्होंने तो कोई हिजाब नहीं रखा, उन्होंने कोई बुर्का नहीं पहना, उन्होंने बताया कि अगर विकास की दौड़ में आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों से आगे जाना पड़ेगा। और आज की तारीख में इतने दशकों शताब्दियों के बाद में इस तरह की बात आती है, लौट करके उन कानून को लागू करने की बात की जाती है, उन धार्मिक कानूनों की बात की जाती है जिसमें इस तरह की दकियानुसी सोच के लोग हैं जो चाहते हैं कि हर हाल में जो शिक्षण संस्थान है वहां पर भी बुर्का पहन के जाएं, वहां भी हिजाब पहने। तो आपको नहीं लगता कि इन सब जो मानसिकता है, ऐसी मानसिकता, उससे आगे बढ़कर सोचना चाहिए और आगे बढ़कर के काम करना चाहिए? इसी में मुल्क की भी तरक्की है और इसी में संप्रदाय और समुदाय की भी तरक्की है। जी देखिए, आपने दो एग्जाम्पल दिए हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी का। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई जी का नहीं, रजिया सुल्तान का मैंने दिया और बेगम नूरजहां का दिया। बेगम नूरजहां, रानी लक्ष्मीबाई का भी आपने बोला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग क्या कहते हैं, अपने जिस्म का एक भी हिस्सा नहीं दिखने देते थे, उनकी स्किन नहीं दिखती थी, ठीक है, और सर पे भी वो लोग कवर करते थे। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड सॉल्यूशन मेरा ये है आपके लिए कि हिजाब और बुर्के में बहुत फर्क है। बुर्का जो होता है वो कंप्लीट क्लोथ होता है ऊपर से, जो आपको पूरा नीचे तक कवर करता है, और हिजाब जो होता है वो सिर्फ आपका सर ढकता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो बुर्का और हिजाब, हाँ बुर्का देखिए जिसकी मर्जी है, जो पहन रहा है, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे। हम नहीं कह रहे कि आपको क्या पहनना है, लेकिन स्कूल जैसी संस्था में जरूरी नहीं है। आप एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं और आपको एडमिशन से पहले बता दिया जाता है कि आपको इस तरह से आना है, तो आप उसी तरीके से जाएंगे, ना कि माहौल को खराब करेंगे या अपनी मनमानी करेंगे। ये सब इनडिसिप्लिन में आती हैं और ये सब माहौल खराब करने में भी चीजें आती हैं। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के बात यहीं पे आकर के रुकती है कि अगर शालीन कपड़ा पहन के जा रहे हैं आप, तो किसी भी तरीके के हिजाब और किसी तरीके के पर्दे की जरूरत नहीं है, किसी तरीके के बुर्के की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस जमाने में पर्दा लागू हुआ था, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, उस जमाने में सूट नहीं थे, ठीक है, सिलाई बहुत मुश्किल से होती थी और सिलाई मशीन नहीं थी, किसी तरह
किसी तरीके से दूसरे तरीके से उसको जोड़ा जाता था और ऊपर से सिर्फ चादर पहनी जाती थी। तो इसीलिए ये चीजें जो बनाई गई हैं ये अपनी तरफ से ऐड ऑन करी गई हैं, जिसे हम बिदअत भी कह सकते हैं। बिदअत मतलब होता है गलत चीज अपनी तरफ से ऐड कर देना किसी भी चीज में। बुर्का जो है पहले जमाने में अरब में जानवरों को पहनाया जाता था। अगर आप अरब की हिस्ट्री निकालेंगे तो बुर्का एक वर्ड है जो कि कवरिंग होता है इसका मतलब, और वो पहले बकरियों को, भेड़ों को, इन सब के ऊपर डाला जाता था। और ये कब औरतों पर आ गया इसका तो अंदाजा ही नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स, मुझे लगता है अपने आप को सेक्ट्स में बांटने के लिए, बिरादरियों में और उसमें कबीलों में बांटने के लिए खुद ने ये और लोगों ने अपने बना लिए हैं चीजें। जी ठीक है। धन्यवाद शमा खान जी। आखिरी प्रतिक्रिया सलमा फ्रांसिस जी आपसे भी लूंगा और शशांक देव जी से भी, बहुत कम शब्दों में। ये सच्चाई है कि जहां हम स्कूल की बात करते हैं, बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, ये सच्चाई है कि वहां पर इस तरह से धर्म और जाति को नहीं लाना चाहिए और एक स्कूल का एक डेकोरम होता है उसे पूरा करना चाहिए और उसी के दायरे में हमें अपने बच्चों को लाना चाहिए, क्योंकि आज हमारे बच्चों को उन्नति के रास्ते पे लाने की जरूरत है, ना कि धर्म जाति के रिश्तों में बांटने की जरूरत है। और देश आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से हमें दिमागी तौर से भी हमें जरूरत है। जी ठीक है। शशांक देव जी आखिरी प्रतिक्रिया कम शब्दों में। हेलो जी आवाज आ रही है? जी आ रही। देखिए, शिक्षा को शिक्षा रहने दिया जाए, शिक्षा को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और जहां तक चॉइस की बात है तो चॉइस तो आपको हर चीज में, खाने में, पीने में, सारी चीजें हैं चॉइस। एजुकेशन में चॉइस नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है ये सामाजिक उत्तरदायित्व है और समाज के लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसको किसी तरह से, किसी भी एंगल से चॉइस के ऊपर नहीं करें, अदरवाइज एजुकेशन नहीं रह करके भी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाए। जी धन्यवाद सभी मेहमानों का धन्यवाद। समय अब ज्यादा की इजाजत नहीं देता है, सभी मेहमान जुड़े हमारे साथ, अपने विचार रखे, सबका धन्यवाद। और सब जगह से बात निकल करके यही आ रही है, अगर शालीन कपड़े पहन करके आप अगर स्कूल जा रही हैं, आप कॉलेज जा रही हैं, शिक्षण संस्थानों में जा रही हैं या कहीं भी जा रही हैं, तो आपको हिजाब और बुर्के जैसे आवरण में खुद को ढकने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर बात केवल होगी शिक्षण संस्थानों की, जहां पर ड्रेस कोड लागू है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए जो धर्म है उनका, जो उसकी इजाजत देता है, उसका पालन करने की आजादी सभी धर्म के लोगों के पास है। लेकिन अगर हम ऐसे संस्थानों की बात करें जहां पे ड्रेस कोड लागू है और अगर वो शालीन ड्रेस कोड है, तो उस पे अगर सवाल उठ रहा है तो इस पर भी सवाल उठता है कि इस पे क्यों सवाल उठ रहा है। तो ये तमाम सवाल अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और वो अब क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि जिस तरीके से मतभेद हुआ है, जिस तरीके से जो फैसला है वो बंट गया है, उसके बाद अब ये फैसला आ गया है कि जो बड़ी बेंच है वो इसकी सुनवाई करेगा। और ये सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रबुद्ध और जो सम्मानीय जज हैं, जिनके पास हमसे आपसे ज्यादा समझ है कानून की, वो अगर कोई फैसला करेंगे तो वो सर्वमान्य होगा और वो ऐसा रास्ता निकालेंगे जो कानून सम्मत भी होगा और उससे किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचेगा, और ऐसा ही हमारा अनुमान है। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।